हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर क्लासेस। तो चलिए इस वीडियो के द्वारा सुपर 30 प्रश्न का और विज्ञान से संबंधित प्रश्न का हल कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए है तिरछी रेखा में, ऑप्शन बी है सीधी रेखा में, ऑप्शन सी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन डी है किसी भी दिशा में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है, कभी भी तिरछी या टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सीधी रेखा में, क्वेश्चन नंबर ये 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये 2 में दिया हुआ है, निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है बायफोकल लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिसारी लेंस है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फटाफट रिवीजन कर लीजिए आप लोग ऑब्जेक्टिव का। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है कांच, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा निर्वात। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये निर्वात में, वैक्यूम में, जहाँ पे हवा का कोई मात्रा नहीं हो, हवा हो ही नहीं, तो उसको बोला जाता है निर्वात। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए है 5 नियम, ऑप्शन बी है 2 नियम, ऑप्शन सी है 3 नियम, ऑप्शन डी है 4 नियम, ऑप्शन डी है 4 नियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी है आभासी और उल्टा, ऑप्शन डी है आभासी और सीधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर ये 6 है, प्रकाश किसका एक रूप है? प्रकाश किसका एक रूप है? ऑप्शन ए है ऊर्जा का, ऑप्शन बी है बल का, ऑप्शन बी है बल का, ऑप्शन सी है शक्ति का, ऑप्शन डी है कार्य का। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश किसका एक रूप है? ये ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, प्रकाश किस ऊर्जा का एक रूप है? यहाँ पे ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 में, प्रकाश किस ऊर्जा का एक रूप है? ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन बी है विकिरण ऊर्जा का, ऑप्शन सी है गुरुत्व बल का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश किस ऊर्जा का एक रूप है? विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, प्रकाश की तरंगों को गमन करने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? प्रकाश की तरंगों को गमन करने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है गैस माध्यम की, ऑप्शन बी है ठोस माध्यम की, ऑप्शन सी है लिक्विड माध्यम की अर्थात तरल माध्यम की, ऑप्शन डी है किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश की तरंगों को गमन करने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये सही उत्तर है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर ये 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी है किरण पुंज, ऑप्शन सी है किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों। किरण के समूह को कहा जाता है प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों कहा जाता है। किरण के समूह को किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ, तेल लगा कागज किस प्रकार का होता है? तेल लगा कागज किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए अपारदर्शक, ऑप्शन बी है पारदर्शी, ऑप्शन सी है पारभासी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो तेल लगा कागज जो हो जाएगा वो पारभासी हो जाएगा, पारभासी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पारभासी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी है द्वारक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। सही उत्तर बी हो जाएगा, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12, किस दर्पण का प्रयोग, क्वेश्चन नंबर ये 12 है, किस दर्पण का प्रयोग वाहन में पीछे की दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। वाहन में जो दर्पण लगा रहता है वो पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है किसी भी दर्पण का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का प्रयोग वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण को देखने के लिए, पीछे के दृश्य को, पीछे की चीज़ को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर ये 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न है दाढ़ी बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है दर्पण, वो किस दर्पण का होता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ये 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है किसी भी दर्पण का। तो सोलर कुकर में जो दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलिए 15, सुपर 30 का सीरीज चल रहा है आप लोगों का, पर डे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी है 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है अनंत, ऑप्शन सी है 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 150 सेंटीमीटर। तो इसका अनंत हो जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो हो जाता है वो अनंत होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर अनंत हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और बराबर आकार का बने। बहुत अच्छा प्रश्न है। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा भी बने, वास्तविक, उल्टा वास्तविक और बराबर आकार का बने। ऑप्शन ए ध्रुव पर, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी है अनंत दूरी पर, ऑप्शन डी है कहीं भी। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर अगर रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और बराबर आकार का बनेगा। जब अवतल दर्पण होगा तो उसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और बराबर आकार का बनेगा वक्रता केंद्र पर रखने पर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, मोटे लेंस की, ये क्वेश्चन नंबर 17, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है। ऑप्शन ए है दोनों में बराबर होती है, ऑप्शन बी है कम होती है, ऑप्शन सी है अधिक होती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन को रिपीट, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है। कोई लेंस अगर मोटा है और कोई लेंस अगर पतला है तो मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है। ऑप्शन ए दोनों में बराबर होती है, ऑप्शन बी है कम होती है, ऑप्शन सी अधिक होती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं होती है। तो मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन बी, इसका विकल्प ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस का जो आवर्धन होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है डेसीबल, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19, सुपर 30 का सीरीज चल रहा है। आप लोग इस तरह का वीडियो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, लगभग वहाँ पे
क्लास 10th और क्लास 12 का दोनों का ये कराया गया ऑब्जेक्टिव, और सब डिस्क्रिप्टिव सभी कराया गया। आप लोग प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? वो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऋणात्मक। आप लोग चेक कीजिएगा कितना आप लोगों से अपने आप से सही बन रहा है। आप लोग चेक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कितना प्रश्न आप से सही बना। तो क्वेश्चन नंबर ये 20 है। क्वेश्चन नंबर ये 20, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए समतल दर्पण समतल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, जब कोई वस्तु अनंत पर रखा जाए तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब कोई वस्तु को अनंत दूरी पर रखा जाएगा, इन्फिनाइट दूरी पर रखा जाए तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए अनंत दूरी पर, ऑप्शन बी है फोकस दूरी पर, ऑप्शन सी है फोकस और लेंस के बीच, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा फोकस दूरी पर। फोकस दूरी पर इसका बनेगा। जब अब उत्तल लेंस रहेगा और कोई वस्तु अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस दूरी पर बनेगा। जब कोई वस्तु को अनंत दूरी पर रखा जाए वो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब फोकस दूरी पर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग लेंस के रूप में नहीं किया जा सकता है? लेंस के रूप में ये आपके पास 4 विकल्प दिया गया है। चारों में से किस लेंस का प्रयोग लेंस के रूप में, किस पदार्थ का प्रयोग लेंस के रूप में नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है मिट्टी, ऑप्शन डी है जल। तो मिट्टी का हम लोग लेंस के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मिट्टी को लेंस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 23, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में निम्न में से वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है किस में बनता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण में, ऑप्शन बी है समतल दर्पण में, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो समतल दर्पण में बनता है। समतल दर्पण में बनता है, समतल दर्पण। इस प्रकार से बी विकल्प सही हो जाएगा, सही विकल्प बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 24, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ, निम्न में से किसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य चपटी प्रतीत होती है? किसके कारण? 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि सूर्य जब निकलता है तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य जो चपटी टप कर प्रतीत होती है तो वो किसके कारण होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आकाश में तारे का टिमटिमाना किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? आकाश में जो तारे जो किस घटना के कारण जो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वो टिमटिमाते तारे टिमटिमाता हुआ प्रतीत होते हैं अपवर्तन के कारण, अपवर्तन की घटना के कारण टिमटिमाता हुआ प्रतीत होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु में जो प्रकाश की चाल होता है निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? ऑप्शन ए बराबर होती है, ऑप्शन बी है कम होती है, ऑप्शन सी है ज़्यादा होती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न फिर, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वो उसका सही विकल्प हो जाएगा कम होती है। सही विकल्प बी हो जाएगा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 26 होगा। सुपर 30 का सीरीज चल रहा है। आप लोग सुपर 30 में आप लोग चेक कीजिएगा कितना प्रश्न सही बन रहा है, आपसे कितना का सही बन रहा है, और उसका कमेंट कीजिएगा कितना प्रश्न सही बना है
आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 27 है, आँख कान नाक गले आदि के रोगियों के लिए डॉक्टर के द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? डॉक्टर के द्वारा ENT का जो डॉक्टर था, आई नोज थ्रोट ईयर्स का जो डॉक्टर होता है, उसके द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पन, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण ENT के डॉक्टर के द्वारा आँख कान और गला नाक ये सब आदि के लिए देखने के लिए डॉक्टर के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर और 2 क्वेश्चन बचा है, 2 प्रश्न बचा है, दोनों प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर ये 29 है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? निम्न में से गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए 3 गुना हो जाती है, ऑप्शन बी है 2 गुना हो जाती है, ऑप्शन सी है आधी हो जाती है, ऑप्शन डी है 4 गुना हो जाती है। ऑप्शन डी है 4 गुना हो जाती है। तो ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है वो आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। इस प्रकार से सही विकल्प सी हो जाएगा। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ये 30 है और अंतिम प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? ऑप्शन ए 30 डिग्री कोण पर झुका होता है, ऑप्शन बी अभिलंब है, ऑप्शन सी कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये अभिलंब है। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग चेक कीजिएगा कितना प्रश्न आप लोगों से सही बना। और इस तरह का सुपर 30 का सीरीज पर डे चल रहा है, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे हैं। तो और इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ जहाँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी तरह का तैयारी और सब लगभग सभी विषय का तैयारी कराया गया है। और क्लास 10 और क्लास 12 दोनों का कराया गया और रात में 8 बजे लाइव क्लास लिया जाता है क्लास 12 का। चलिए, वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप लोगों को थैंक यू, थैंक्स।